हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की। याद रखिएगा, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों से बीपीएससी के द्वारा डिफरेंट टाइप के एग्जामों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पूरे डिटेल वाइज मैं इस वीडियो को कवर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो भी प्रश्न आपका पूछा गया है धार्मिक सुधार आंदोलनों से, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे। तो याद रखिएगा, कौन से सामाजिक सुधार को विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था। पहला कह रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा कह रहा है कि दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, चौथा कह रहा है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो इनमें से कौन कौन से सुधार किए थे विलियम बेंटिंक ने। तो याद रखिएगा, विलियम बेंटिंक के द्वारा पहली बात तो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पहला इसमें दिया हुआ है विकल्प, ये पहला बिल्कुल सही हो जाएगा कि सती प्रथा का उन्होंने उन्मूलन किया था, ठीक है, 1829 में। याद रखिएगा, 1829 में उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। उसके बाद दास प्रथा का भी उन्होंने उन्मूलन किया था, तो ये भी सही होगा। जबकि ठगों के संगठित गिरोहों का भी दमन करने का उन्होंने प्रयास किया था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पहला, दूसरा और चौथा, ये जो कूट जिस विकल्प में मिलेगा वो विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए, विकल्प नंबर सी में आपका कूट मिल रहा है पहला, दूसरा और चौथा, यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 ईस्वी में बंगाल के प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल बने थे, और 1829 में उसने सती प्रथा के को अपराध घोषित किया था, ठीक है ना, और उसका उन्मूलन किया था। कब किया था? तो 1829 में, ठीक है ना। डेट भी आपको याद रखनी है। बेंटिंक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया, और इसी 1833 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही दास प्रथा का भी उन्मूलन के प्रावधान किए गए थे, ठीक है ना। बेंटिंक ने ठगों के गिरोहों के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया था। साथ ही साथ बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। और उसके बाद 1835 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ये वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है ना। जबकि इसमें जो तीसरा ऑप्शन था कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान, ये कब हटाया गया था? तो ये 1850 में हटाया गया था। चूंकि 1835 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक इंग्लैंड चले गए थे, तो ये जो होगा ये सही नहीं होगा ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका जो कूट कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो 1, 2 और 4 ना, यानी सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि फराजी कौन थे। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फराजी की बात करें तो जो फराजी थे ना फ्रेंड्स, वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। क्या थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अच्छा, अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, फराजी, जिसे फरैजी के नाम से जाना जाता था, फरैजी जो लोग थे वो बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक अमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन किया करते थे। शरीयतुल्लाह के जो पुत्र थे, जिसका नाम था दादू मियाँ, इसने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना भी बनाई थी। जबकि शरीयतुल्लाह का ये जो फरैजी आंदोलन था, ये कब से कब तक चला था? तो ये 1818 से 1862 तक चला था, ठीक है ना। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न कह रहा है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो फरैजी आंदोलन की शुरुआत याद रखिएगा किसने किया था फ्रेंड्स, तो वो किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। अभी मैंने बताया हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फरैजी, और फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने
जनसंख्या के किस वर्ग पर मुख्यतः आकर्षित किया था, यानी जनसंख्या के किस वर्ग को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया था। तो पहले देखिए, जनसंख्या का जो बुद्धिजीवी वर्ग था इसको भी आकर्षित उन्होंने किया था। इसके अलावा नगर की जो उच्च जातियां थी उनको भी इन्होंने आकर्षित किया था, जबकि उदार रजवाड़े जो थे इनको भी आकर्षित किया था, जबकि निर्धन सर्वसाधारण वर्गों को ये जो था समाज सुधार आंदोलन ये आकर्षित नहीं किया था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो 1, 2 और 4 ये सही है। ये चारों कहाँ किस कुट में मिल रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये मिल रहे हैं विकल्प नंबर डी में, 1, 2 और 4। तो कह सकते हैं कि विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर डिटेल की बात करें तो 19वीं सदी के धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलनों का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। ठीक है ना, धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन, ये भी आपको याद रखना है। इसने बुद्धिजीवी, नगर के उच्च जातियों एवं उदार रजवाड़ी वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के अलावा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का भी पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का भी जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, नव भारत का पैगंबर भी कहा जाता है, साथ ही साथ प्रथम आधुनिक पुरुष के अलावा युग दूत के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई भी जो नाम है उठा करके आपके एग्जाम में पूछ ले, तो इसलिए इसको पूरा जरूर देखिएगा और आप पेन कॉपी लेकर नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने व्याख्या करवाया है। तो नव भारत का पैगंबर कहा जाता है फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो देखिए, आत्मीय सभा के संस्थापक की बात करें तो वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने 1815 में, याद रखिएगा, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार भी व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला में भी अनुवाद किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की मैं स्थापना की बात करूं फ्रेंड्स, तो देखिए, न तो 1827 में हुई थी, न तो 1829 में, और न ही 1831 में, न ही 1843 में। यानी कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1828 में हुई थी। कब हुई थी, 1828 में। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगर डिटेल की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी, जो आगे चल कर के ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है ना, इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश भी दिया था। ठीक है ना, यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे ना, और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों का कोई भी स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया था। ठीक है ना, इस प्रकार कह सकते हैं कि जो विकल्प है, कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। यानी जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 1828 में हुआ था।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो याद रखिएगा, सती को गैर कानूनी घोषित किया था फ्रेंड विलियम बेंटिंक ने। किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर डिटेल की बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। और प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू किया गया था ना, लेकिन 1830 तक जाते जाते इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विलियम बेंटिंक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? देखिए, हालांकि आयोग ने प्रश्न यही पूछा था कि 1893 में, लेकिन प्रश्न क्या होना चाहिए था? 1838-39 के में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? ठीक है ना, ये प्रश्न होना चाहिए था। बाद में आयोग ने इस प्रश्न को पूरी तरह से हटा दिया था। ठीक है, तो देखिए, फराजी आंदोलन के विरोध में 1838-39 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो फ्रेंड्स, वो चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, फराजी आंदोलन के विरोध में 1838-39 ईस्वी में ढाका के अंदर तायूनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली के द्वारा किया गया। वहीं फराजी आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1818 ईस्वी में। हाजी शरीतुल्लाह ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है ना। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था तथा इसका उद्देश्य था क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। ठीक है ना। याद रखिएगा, जो तायूनी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1839 में हुआ था, न कि 1893 में। और आयोग ने इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, ये हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। यानी इस क्वेश्चन की जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। और सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में, याद रखिएगा, पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। पंजाब के बाद बंगाल में तथा संयुक्त प्रांत में भी हिंदू सभा की स्थापना की गई। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले के दौरान की गई थी। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो वर्ष 1928 में बिहार के अंदर रविदास सभा का गठन किया था जगजीवन राम ने। किसने किया था? जगजीवन राम ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। पहली बात की, रविदास सभा का गठन कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। अच्छा, अगर डिटेल की बात करें तो 1928 में बिहार के रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, जो कि 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। यानी अस्पृश्यों का मतलब होता है कि छुआछूत के लिए ये जो था ना, उसके आधार पर उसने समानता, यानी कोई भी छुआछूत की भावना से प्रेरित नहीं था। ठीक है ना। जगजीवन राम और 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने भी गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन भी किया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करें फ्रेंड्स तो वो थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे ने इस संस्था से लगभग 1869 में जुड़े थे। देखिए, स्थापना प्रार्थना समाज की कब हुई थी? वो हुई थी 1867 में, जबकि महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से यानी प्रार्थना समाज से कब जुड़े थे? तो 1869 में जुड़े थे। ठीक है ना। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। ठीक है ना। रानाडे का जो सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था?
तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग ने, यानी यही क्वेश्चन अभी पीछे मैंने कराया है, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसको माना गया। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में उभरे थे स्वामी विवेकानंद। कौन उभरे थे? स्वामी विवेकानंद, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो शिकागो में पहली बात कब आयोजित किया गया था धर्म संसद? तो 1893 में आयोजित किया गया था, और इस धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। हालांकि धर्म संसद ने उन्होंने 1893 में भाग लिया था, लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो उन्होंने किया था 1897 में। कब किया था? 1897 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो ये 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था। ठीक है ना। यानी इनका जो उद्देश्य था वो था वेदों को पुनः से प्रतिस्थापित करना और वेद में जो है विश्वास दिखाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो देखिए, 1873 ईस्वी में पहली बात कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो वो फ्रेंड्स किया था ज्योतिबा फूले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। डिटेल की बात करें तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म, ज्योतिबा फूले की जन्म की बात करें तो हालांकि देखिए इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 1827 में। कब हुआ था? 1827 में इनका जन्म हुआ था, और एक माली के घर हुआ था इनका जन्म। ठीक है ना। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलनों का संचालन भी किया, और इन्होंने अपनी पुस्तक जो कि 1872 में लिखी थी गुलामगिरी, और अपने संगठन जिसका नाम था सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा करने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। इनकी पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1872 में। और इनके संगठन का नाम है सत्यशोधक समाज। इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि जो पाखंडी ब्राह्मण के ग्रंथ थे, जो अवसरवादी धर्म ग्रंथ थे, उनसे जातियों की रक्षा करना, निम्न जातियों की रक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो मैडम HP ब्लाटोवस्की ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला जिसका नाम था मैडम HP ब्लाटोवस्की, अमेरिका की सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और विलियम क्वान जज एवं अन्य के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक है ना। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर इन्होंने अपने मुख्यालय स्थापित किया था, और बाद में जाकर के यही मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना दिया गया। ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना, साथ ही साथ धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। देखिए, अगर भारत में नारी आंदोलन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करेंगे तो ज्योतिबा फूले होगा, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर भारतीय नारी आंदोलन के प्रश्नगत की बात करें तो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, लेकिन ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। जबकि 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था, और यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। ये भी आपको याद रखना है। जबकि आधुनिक भारत में महिला आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन बनी थी? तो रमाबाई रानाडे। कौन बनी थी? रमाबाई रानाडे बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी
श्रीमती रामाबाई रानाडे ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना भी की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था। तो देखिए 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट चलाया गया था, वो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो 1919 में अंतिम दिनों में 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। लेकिन जल्द ही आंदोलन एक नया चेहरा उभरा जिसका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही संभाली, बल्कि मजबूत एवं जुझारू भी बनाया था। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे और 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में भी उभरे थे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो वो था प्रश्न महारों के। किसके द्वारा? महारों के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली जो कि तमिलनाडु में स्थित है, भयंकर दंगा हुआ था। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिरों में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे और मांग न पूरी होने पर नाडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। किनके बीच हुआ था? तो नाडार और महार समुदाय के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे थे, लेकिन जो महार समुदाय के लोग थे ये ऐसा करने से मना कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शारदा मणि कौन थी। तो जो शारदा मणि थी फ्रेंड्स ना, वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। किसकी थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में ही हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इनकी जो उम्र थी वो 5 वर्ष थी, जबकि कितने वर्ष के थे रामकृष्ण परमहंस? तो 23 वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना तो महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, लेकिन कब किया था? देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो 1858 दिया है, एक 1870 दिया है। तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, याद रखिएगा 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक भी थे, अरविंद केलेकर भी शामिल थे, गोपाल हरि देशमुख भी, साथ ही साथ जीवी जोशी भी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम रखने के लिए स्थापित की गई थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। कौन सी संस्था का नाम है? पूना सार्वजनिक सभा। अगला प्रश्न है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो देखिए 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था महादेव गोविंद रानाडे ने। किसने किया था? सॉरी, ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल, याद रखिएगा कभी कभी आपसे हिंदी प्रश्न पूछ लेता है कि भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की, जो कि सर्वेंट इंडिया सोसाइटी का जो हिंदी रूपांतरण है भारत सेवक मंडल। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। जिसका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था, ठीक है ना। और इस संस्था ने, यानी इस मंडल ने जो है श्रीनिवास शास्त्री जी के श्रीनिवास शास्त्री, बी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और महान समाज सेवक पैदा किए थे।
MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्हादी कृष्णस्वामी अय्यर भी इसके प्रख्यात सदस्य थे। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ ही लिया है कि भारत सेवक सदन की समाज की स्थापना किसने किया था। देखिए, इंडिया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का हिंदी रूपांतरण है भारत सेवक समाज या सदन या मंडल। तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये भी किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, जो कि BPSC के द्वारा अलग अलग टाइप के एग्जामों में पूछा गया है। और अति महत्वपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।